नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आप हर महीने की सैलरी आते ही खत्म हो जाती है? क्या आप कर्ज, बिल और पैसों की चिंता में फंसे हुए हैं? और क्या आप चाहते हैं एक ऐसी जिंदगी जहां पैसा आपकी टेंशन न हो बल्कि आपकी आज़ादी बन जाए? तो रुकिए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेचल रिचर्ड्स की शानदार और जिंदगी बदल देने वाली किताब मनी हनी का सार। एक ऐसी किताब जिसे लिखने वाली खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और जिसने 27 की उम्र में ही रिटायरमेंट ले ली। इस वीडियो में आपको मिलेगा पैसा कमाने, बचाने और समझदारी से निवेश करने का आसान, मज़ेदार और असरदार तरीका, बिना बोरिंग ज्ञान के। तो अगर आप पैसों से दोस्ती करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पैसा आपकी ज़िंदगी चलाए नहीं बल्कि आपकी आज़ादी का रास्ता बने, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पसंद आते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको निवेश के बारे में सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। हम आपके सवालों पर अगली वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेचल रिचर्ड्स की इस जबरदस्त किताब की अध्यायवार सारांश। चैप्टर 1, बजटिंग। जब पैसा कहाँ जा रहा है, समझ आ गया। रेचल रिचर्ड्स अपने कॉलेज के दिनों की एक दिलचस्प कहानी से शुरुआत करती हैं। वो बताती हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपनी सैलरी पाई तो उन्हें लगा अब जिंदगी सेट है। शॉपिंग की, दोस्तों के साथ पार्टी की, बाहर खाना, नए कपड़े। लेकिन महीने के अंत में जब बैंक बैलेंस देखा तो उनके होश उड़ गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि असली सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है आप उस पैसे का क्या करते हैं। यहीं से शुरू होती है बजटिंग की असली समझ। रेचल कहती हैं, बजट बनाना अपने पैसों को आज़ादी देने जैसा है। ये कोई पाबंदी नहीं, बल्कि वो सिस्टम है जो आपको गिल्ट फ्री खर्च करने की इजाज़त देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बजट का मतलब है सिर्फ कटौती और तंगी, लेकिन सच तो ये है कि बजट आपको कंट्रोल देता है ताकि आप बिना पछतावे के खर्च कर सकें और भविष्य के लिए तैयार भी रहें। इसी के लिए रेचल एक बेहद सरल और कारगर फॉर्मूला देती है, जिसे कहते हैं 50-20 30-20 20-20 रूल। 50% जरूरी खर्च। इसमें आता है आपका किराया, बिजली पानी के बिल, मोबाइल रिचार्ज, EMI और बाकी जरूरी चीजें जो जिंदगी चलाने के लिए अनिवार्य हैं। 30% इच्छाओं पर खर्च। अब जिंदगी कोई जेल तो नहीं, तो इस हिस्से में आता है आपका घूमना फिरना, बाहर खाना, शॉपिंग, मूवी, दोस्तों के गिफ्ट, यानी वो चीजें जो आपको खुशी देती हैं। 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। ये सबसे अहम हिस्सा है, आपकी फाइनेंशियल सुरक्षा की बुनियाद। इसमें आता है आपकी बचत, इमरजेंसी फंड और निवेश, जैसे म्यूचुअल फंड, SIP आदि। यही वो हिस्सा है जो आपको भविष्य में पैसों की चिंता से बचा सकता है। रेचल इस बात पर जोर देती हैं कि बजट कोई रूल बुक नहीं है जिसे पत्थर पर लिखा गया हो। इसे आप अपनी ज़रूरत और ज़िंदगी के हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन एक बेसिक सिस्टम होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं जानते कि पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि उसे कैसे रोकें और सही जगह लगाएं। कई लोग सोचते हैं कि मेरी कमाई ही इतनी कम है, बजट बनाकर क्या होगा। रेचल इसका जवाब बड़ी साफगोई से देती है, कम कमाई में बजट और भी ज़रूरी है, क्योंकि जितना सीमित आपका पैसा है उतना ही ज़रूरी है हर रुपए को समझदारी से खर्च करना। चैप्टर के अंत में रेचल ये बात दोहराती हैं कि बजट कोई जेल नहीं, बल्कि आज़ादी की पहली सीढ़ी है। जब आप जान जाते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तब आप अपने फैसलों पर कंट्रोल पा लेते हैं, और वहीं से शुरू होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की असली यात्रा। अध्याय 2, पेइंग ऑफ डेट। जब कर्ज से छुटकारा मिला। रेचल इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसी स्थिति से करती है जिससे लाखों लोग जूझते हैं, कर्ज के बोझ से दबा हुआ इंसान। वह बताती हैं कि किस तरह कॉलेज से निकलने के बाद उन्होंने खुद को भारी स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड बिल और पर्सनल लोन के बोझ में पाया। उनके अंदर डर, तनाव और अपराध बोध था, क्योंकि उन्होंने जितना पैसा कमाया उसका बड़ा हिस्सा हर महीने सिर्फ कर्ज चुकाने में चला जाता था। और सबसे बड़ी बात, कर्ज चुकता होने के बावजूद वह दोबारा क्रेडिट कार्ड के चक्रव्यूह में फंस जाती थीं। क्या यह कभी खत्म होगा? रेचल समझाती हैं
कि कर्ज सिर्फ एक आर्थिक बोझ नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक बोझ भी होता है। यह आपकी आज़ादी छीन लेता है, आपके सपनों को रोक देता है और आपको बार बार सर्वाइवल मोड में धकेल देता है। क्या आप इसी जिंदगी में फंसे रहना चाहते हैं? इसी वजह से उन्होंने यह ठान लिया, अब और नहीं, अब कर्ज से छुटकारा पाना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यह एक कठिन फैसला था, लेकिन यही वह मोड़ था जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। यहीं से शुरू होती है उनकी डेट फ्री जर्नी, और इसके लिए वह दो शक्तिशाली तरीकों को सामने रखती है: डेट स्नोबॉल मेथड और डेट एवलांच मेथड। डेट स्नोबॉल मेथड में आप अपने सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाते हैं, चाहे उसका ब्याज दर कम ही क्यों ना हो। जैसे ही वह कर्ज खत्म होता है, आपको एक मानसिक जीत मिलती है, एक आत्मविश्वास की लहर दौड़ती है और आप अगले कर्ज को चुकाने के लिए और ज्यादा उत्साह से तैयार हो जाते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें आप खुद को छोटे छोटे लक्ष्यों से मोटिवेट करते हैं। वहीं डेट एवलांच मेथड एक मैथमेटिकल अप्रोच है। इसमें सबसे पहले उस कर्ज को चुकाया जाता है जिसका ब्याज सबसे ज्यादा है। इस तरह से आप लंबे समय में सबसे ज्यादा पैसे बचाते हैं, क्योंकि ऊंचे ब्याज वाले कर्ज को जल्दी निपटाकर आप कुल ब्याज की रकम कम कर देते हैं। रेचल मानती हैं कि दोनों तरीके सही हैं और आप अपने स्वभाव, मानसिकता और फाइनेंशियल स्थिति के हिसाब से किसी भी एक को चुन सकते हैं। उन्होंने खुद डेट स्नोबॉल को अपनाया, क्योंकि उन्हें हर कर्ज चुकाने के बाद मिलने वाला संतोष और हौसला आगे बढ़ने की ताकत देता था। इसके अलावा रेचल कुछ बेहद जरूरी सुझाव भी देती है जो कर्ज से लड़ने में मदद करते हैं। क्रेडिट कार्ड से दूरी बनाए रखें। यह नकली सुविधा असली मुसीबत बन सकती है। मिनिमम पेमेंट का जाल न फंसे, इससे सिर्फ ब्याज बढ़ता है, कर्ज नहीं घटता। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स खोजें। पार्ट टाइम जॉब, फ्रीलांसिंग या अपना टैलेंट मोनेटाइज करें। फालतू खर्च पर रोक लगाएं। जब तक कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती, हर एक खर्च को सवाल की नज़र से देखें, क्या ये ज़रूरी है? और सबसे ज़रूरी, अपने लक्ष्य को लिखिए और रोज़ देखिए। अपने आप को याद दिलाते रहिए कि कर्ज से आज़ादी कैसी ज़िंदगी दे सकती है। रेचल यह भी बताती हैं कि जब वह पूरी तरह कर्ज मुक्त हुईं, तो उनके अंदर एक अलग ही शांति और शक्ति आ गई। अब हर पेचेक उनका अपना था, हर बचत उनका भविष्य बना रही थी, और सबसे अहम, अब वो अपने पैसे की मालिक थीं, न कि कर्ज की गुलाम। अध्याय के अंत में रेचल कहती हैं, कर्ज से छुटकारा पाना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जब आप सही सिस्टम अपनाते हैं और मानसिक रूप से तैयार होते हैं, तो हर किश्त आपको आज़ादी के और करीब ले जाती है। अध्याय 3, सेविंग्स, जब पहली बार फ्यूचर सेफ लगा। रेचल इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद रिलेटेबल सच्चाई से करती है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी कमाई का एक बहुत ही छोटा हिस्सा या तो सेव करते हैं या बिल्कुल नहीं। उन्होंने बताया कि एक समय था जब उनके पास इमरजेंसी के लिए 100 रुपये भी सेव नहीं थे। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कार खराब हो जाए या नौकरी चली जाए, तो अगले महीने का किराया तक देना मुश्किल हो सकता था। इसी से उन्होंने सीखा कि सेविंग्स कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। पैसा कमाना और खर्च को कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने भविष्य को सुरक्षित करना, और इसकी शुरुआत होती है बचत से। रेचल बताती हैं कि सेविंग्स 2 भागों में होनी चाहिए। 1, इमरजेंसी फंड, आपातकालीन फंड। 2, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सेविंग्स। इमरजेंसी फंड यानी वह रकम जो आपकी जिंदगी में अचानक आई किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए तैयार हो। रेचल कहती हैं कि हर किसी के पास कम से कम 3 से 6 महीने की बेसिक ज़रूरतों का खर्च सेव होना चाहिए। यह पैसा ऐसा होना चाहिए जिसे आप ज़रूरत पड़ने पर तुरंत निकाल सकें, यानी कोई फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं, बल्कि ऐसा सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड जहां पैसे तुरंत उपलब्ध हों। वो बताती हैं कि जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है, तो आप जिंदगी में ज्यादा आत्मविश्वास से फैसले ले सकते हैं। नौकरी छोड़ने का मन हो, कोई नया करियर शुरू करना हो या बिजनेस में रिस्क लेना हो, आप घबराते नहीं, क्योंकि आपके पास एक सुरक्षा कवच होता है। रेचल ने अपने खुद के अनुभव से यह भी बताया कि उन्होंने इमरजेंसी फंड बनाना तब शुरू किया जब उनकी सैलरी बहुत कम थी। उन्होंने छोटे छोटे खर्चों में कटौती की, बाहर खाना कम किया, फालतू सब्सक्रिप्शन बंद किए और हर हफ्ते थोड़े पैसे अलग रखना शुरू किया। धीरे धीरे यह एक आदत बन गई और कुछ ही महीनों में उन्होंने 50,000 रुपये से ज्यादा बचा ली, जो उनके लिए एक भावनात्मक जीत थी। इसके बाद रेचल बात करती हैं गोल आधारित बचत की, यानी आप जिन चीज़ों को भविष्य में खरीदना या हासिल करना चाहते हैं,
जैसे नया फोन, ट्रैवल प्लान, कार या शादी, उसके लिए पहले से प्लान करना। ये प्लानिंग आपको बिना कर्ज के अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देती है। उन्होंने बताया कि गोल बेस्ड सेविंग से आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है, क्योंकि आप जब अपनी मेहनत से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं तो गिल्ट नहीं, गर्व महसूस होता है। इस अध्याय में रेचल एक शानदार उदाहरण देती है। वो अपने एक दोस्त की कहानी सुनाती है जिसने कभी सेविंग्स शुरू नहीं की और एक दिन नौकरी छूटते ही पूरी तरह टूट गया। वहीं दूसरी तरफ रेचल ने जब सेविंग्स पर ध्यान देना शुरू किया तो नौकरी बदलते वक्त या अचानक मेडिकल खर्च आने पर उन्हें कभी किसी से पैसे मांगने की नौबत नहीं आई। रेचल एक पावरफुल लाइन में इस अध्याय को समेटती है। हर सेविंग एक आजाद कल की नींव है। जितना जल्दी आप बचत शुरू करते हैं उतनी जल्दी आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 4, इन्वेस्टिंग, जब पैसा कमाने लगा पैसा। रेचल कहती हैं, सेविंग्स आपको सुरक्षा देता है लेकिन इन्वेस्टिंग आपको संपन्नता देता है। जब उन्होंने पहली बार निवेश का नाम सुना तो उन्हें यह शब्द थोड़ा डरावना और उलझा हुआ लगा। उन्हें लगा जैसे ये सिर्फ अमीरों के लिए होता है या जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जाना कि निवेश तो एक ऐसा जादू है जो आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगाता है और इसे कोई भी सीख सकता है। हाँ, बिल्कुल आम इंसान भी। रेचल बताती हैं कि उन्हें बचपन से ही ये सिखाया गया था कि पैसा कमाओ और बचाओ, लेकिन जब उन्होंने पढ़ा कि सिर्फ बचत करने से आप अमीर नहीं बन सकते, तब उनके सोचने का तरीका बदल गया। असली खेल था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का। यहीं उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन की कही वो मशहूर बात को समझा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने एक साधारण उदाहरण से समझाया। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये किसी निवेश में लगाते हैं और उस पर 10% सालाना ब्याज मिलता है तो 30 साल में वह पैसा करीब 1 करोड़ बन सकता है, सिर्फ 5,000 रुपये महीने के। यह सुनते ही उन्हें समझ आ गया कि समय और निरंतरता निवेश की असली ताकत है। रेचल आगे बताती हैं कि निवेश के कई रास्ते होते हैं और हर रास्ते का अपना जोखिम और लाभ होता है। उन्होंने निवेश को 4 भागों में बांटा। 1, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, जहां आप कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और उनके बढ़ने पर मुनाफा कमाते हैं। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव होता है, लेकिन लंबे समय के लिए यह सबसे ज्यादा फायदा देने वाला विकल्प होता है। 2, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स, यह उन लोगों के लिए है जो सीधे शेयर में निवेश करने से डरते हैं। इसमें आपका पैसा कई कंपनियों में एक साथ लगाया जाता है और जोखिम थोड़ा कम हो जाता है। 3, रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी में निवेश, जो किराए की कमाई और संपत्ति के मूल्य वृद्धि से रिटर्न देता है। रेचल ने खुद भी इस क्षेत्र में निवेश किया और इससे उन्होंने पैसिव इनकम कमाई। 4, रिटायरमेंट अकाउंट्स, जैसे 4001 के IRA, भारत में PPF, NPS आदि। ये लंबे समय के लिए निवेश होते हैं जिनमें टैक्स की छूट भी मिलती है और भविष्य सुरक्षित होता है। लेकिन रेचल यहाँ एक बहुत जरूरी बात भी कहती हैं, इन्वेस्टिंग से पहले खुद को फाइनेंशियल नॉलेज से लैस करना जरूरी है। सिर्फ किसी के कहने पर पैसा लगाना बिना समझ के नुकसान दे सकता है। इसलिए उन्होंने खुद को पहले निवेश की किताबें पढ़कर, कोर्स करके और छोटी रकम से शुरुआत करके सशक्त बनाया। इस अध्याय में रेचल ने पासिव इनकम की भी बात की, यानी ऐसा पैसा जो आपको मेहनत किए बिना आता है, जैसे निवेश से डिविडेंड, किराया या रॉयल्टी। उन्होंने बताया कि कैसे धीरे धीरे उन्होंने ऐसी इनकम स्ट्रीम्स बनाई जिनसे उन्हें महीने की ज़रूरतें पूरी होती थीं और अब उन्हें हर दिन 9 से 5 की नौकरी करने की मजबूरी नहीं रही। रेचल का ये अध्याय इस लाइन पर ख़त्म होता है, पैसे के लिए काम करना बंद कीजिए और पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए, यही सच्चा आर्थिक स्वतंत्रता है। अध्याय 5, पासिव इनकम, जब पैसा आने लगा सोते हुए। रेचल इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण लेकिन जबरदस्त सवाल से करती है, क्या आप जिंदगी भर काम करना चाहते हैं? और फिर तुरंत दूसरा सवाल दागती है, या आप चाहते हैं कि पैसा भी आपके लिए काम करे? यहीं से शुरू होती है पैसिव इनकम की कहानी, यानी ऐसा पैसा जो आपके सोते, घूमते या छुट्टियों पर जाने के दौरान भी आता रहे। रेचल खुद बताती हैं कि जब उन्होंने पहली बार पैसिव इनकम के बारे में सुना तो यह किसी सपने जैसा लगा। क्या ऐसा सच में संभव है? क्या इंसान बिना लगातार मेहनत किए भी कमाई कर सकता है? जवाब था हाँ,
बिल्कुल, लेकिन उसके लिए शुरू में मेहनत करनी होती है और स्मार्ट प्लानिंग करनी होती है। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसी आय जो एक बार की मेहनत से लंबे समय तक आती रहे। इसके लिए रेचल ने कुछ बेहद जरूरी स्रोतों की चर्चा की जो कोई भी इंसान शुरू कर सकता है। उदाहरण के लिए, 1. रेंटल इनकम, किराए से आमदनी। रेचल और उनके पति ने बहुत कम उम्र में रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू किया। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी और उन्हें किराए पर देना शुरू किया। इससे उन्हें हर महीने एक स्थिर आय होने लगी और सबसे खास बात, वे कहीं नौकरी नहीं कर रहे थे, लेकिन पैसा फिर भी आ रहा था। 2. डिविडेंड स्टॉक्स, शेयर बाजार से डिविडेंड। रेचल बताती हैं कि अगर आप अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं तो वे आपको डिविडेंड के रूप में पैसा देती हैं। यानी आपने सिर्फ एक बार निवेश किया, लेकिन हर साल तिमाही पैसे आते रहते हैं। 3. डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, कोर्स आदि। रेचल ने खुद एक ई बुक लिखी और अमेज़ॉन पर बेची। एक बार किताब तैयार हो गई, फिर वह हर बार बिकने पर उन्हें रॉयल्टी देती रही। यही होता है डिजिटल प्रोडक्ट्स का कमाल, एक बार बनाओ और बार बार कमाओ। 4. एफिलिएट मार्केटिंग। रेचल ने समझाया कि अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस की सिफारिश करते हैं और लोग उसे आपके लिंक से खरीदते हैं तो आपको कमीशन मिलता है। यह ऑनलाइन कमाई का एक बेहद प्रभावी तरीका है। रेचल बार बार एक बात पर जोर देती है, पासिव इनकम रातों रात अमीर बनाने वाला जादू नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से बनाते हैं तो यह आपको आर्थिक आज़ादी दे सकता है। वह यह भी बताती हैं कि लोगों को सबसे पहले अपने एक्टिव इनकम, नौकरी या बिजनेस से होने वाली कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से पैसिव इनकम सिस्टम्स में लगाना चाहिए। उन्होंने अपने अनुभव से यह सीखा कि जब आपकी मासिक ज़रूरतें पैसिव इनकम से पूरी होने लगती हैं तो आप नौकरी छोड़ भी सकते हैं या अपने सपनों को पूरा करने में लग सकते हैं। इस अध्याय के अंत में रेचल कहती हैं, पैसिव इनकम इज द की टू फाइनेंशियल फ्रीडम। इसे जितना जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी आपको आज़ादी मिलेगी, समय की भी और पैसों की भी। अध्याय 6, रिटायरमेंट प्लानिंग, जब भविष्य की फिक्र खत्म हुई। रेचल रिचर्ड्स इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद अहम और डरावने आंकड़े से करती हैं। अमेरिका में ज्यादातर लोग रिटायरमेंट तक पहुंचने के बाद भी काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय रहते योजना नहीं बनाई, और यही हाल पूरी दुनिया में देखा जाता है। रेचल कहती हैं कि रिटायरमेंट कोई उम्र नहीं, बल्कि एक आर्थिक स्थिति है जब आप काम करना छोड़ सकते हैं लेकिन आपकी जिंदगी आराम से चलती रहे। रेचल समझाती है कि रिटायरमेंट प्लानिंग का पहला कदम है समझना कि आपको कितना पैसा चाहिए। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि वे बुढ़ापे में ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि मेडिकल खर्च, बढ़ती महंगाई और लाइफस्टाइल की आदतें आपको मजबूर कर सकती हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद भी कमाकर जिंदगी चलाएं। इसीलिए आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर जानना जरूरी है, यानी वो रकम जो आपको बिना काम किए एक आरामदायक जीवन देने में सक्षम हो। रेखा यहां एक आसान फॉर्मूला बताती है। अपने सालाना खर्च को 25 से गुणा करें। अगर आपका सालाना खर्च 6 लाख रुपए है तो आपको रिटायरमेंट के लिए 1,50,00,000 रुपए की जरूरत होगी। ये पैसा आपके इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स से आना चाहिए, जिससे आप सिर्फ उसके ब्याज या रिटर्न से जी सकें। इसके बाद रेचल बताती हैं कि रिटायरमेंट के लिए निवेश के कौन कौन से विकल्प सबसे बेहतर हैं। 1. 401k, IRA या SIPs जैसी योजनाएं। अमेरिका में 401, 401k और IRA जैसे रिटायरमेंट अकाउंट होते हैं, लेकिन भारत में इसके समकक्ष SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, NPS, नेशनल पेंशन स्कीम और PPF जैसे विकल्प मौजूद हैं। ये योजनाएं आपको टैक्स बेनिफिट्स भी देती हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा भी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। रेचल इस टॉपिक पर बहुत जोर देती है। वो कहती हैं, अगर आप 25 की उम्र में बचत शुरू करते हैं तो आपको हर महीने बहुत कम सेविंग करनी होगी, लेकिन अगर आप 35 की उम्र में शुरू करते हैं तो उतना ही पैसा पाने के लिए आपको हर महीने दुगुना या तिगुना सेव करना पड़ेगा। यानी जल्दी शुरू करना ही असली चमत्कार है। 3. इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस। रेचल याद दिलाती हैं कि सिर्फ रिटायरमेंट फंड बनाना काफी नहीं है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस या आपातकालीन फंड नहीं बनाया तो एक बीमारी या एक्सीडेंट आपकी सारी सेविंग्स को खत्म कर सकता है। रेचल इस अध्याय में भावनात्मक पहलू को भी छूती हैं।
वो कहती हैं कि बहुत से लोग इसीलिए रिटायरमेंट की तैयारी नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है, इतना बड़ा लक्ष्य है, कैसे पूरा होगा। लेकिन फिर वह एक सीधा मंत्र देती हैं, छोटे छोटे कदम, लगातार और समय पर, यही रिटायरमेंट की सबसे बड़ी तैयारी है। अध्याय के अंत में रेचल एक बेहद खूबसूरत उदाहरण देती है। मान लीजिए आपकी जिंदगी एक बोट है। अगर आपने उसे रिटायरमेंट की ओर सही दिशा में मोड़ दिया और हर महीने थोड़ा थोड़ा जोर लगाते रहे, तो एक दिन आप उस किनारे पर जरूर पहुंच जाएंगे जहां कोई फिक्र नहीं, सिर्फ आजादी होगी। अध्याय 7, आय के मल्टीपल सोर्सेस। रेचल रिचर्ड्स इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद जरूरी और सोचने वाली बात से करती हैं। अगर आपकी सिर्फ एक ही आमदनी का जरिया है तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत नाजुक है। वो कहती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग नौकरी से मिलने वाली सैलरी पर ही पूरी तरह निर्भर रहते हैं, लेकिन अगर कभी नौकरी चली जाए या कोई आपात स्थिति आ जाए तो पूरी जिंदगी हिल जाती है। यही कारण है कि रेचल हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज यानी कमाई के कई जरिए बनाने पर जोर देती है। रेचल खुद अपनी जिंदगी में 6 अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स पर काम करती हैं और उन्होंने इस किताब में सभी को विस्तार से समझाया है। पहली इनकम स्ट्रीम है रेंटल इनकम यानी किराए से आने वाली आमदनी। रेचल ने रियल एस्टेट में निवेश किया और कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी जिन्हें किराए पर देकर वो हर महीने स्थायी पैसिव इनकम कमाती हैं। दूसरी इनकम है बुक रॉयल्टीज। जब उन्होंने मनी हनी जैसी किताब लिखी तो उससे मिलने वाली रॉयल्टी एक नियमित आमदनी का जरिया बन गई। तीसरी इनकम स्ट्रीम है ऑनलाइन कोर्सेज और कोचिंग प्रोग्राम्स। रेचल ने फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट पर आधारित ऑनलाइन कोर्स बनाए और उन्हें बेचना शुरू किया, जिससे उनका ज्ञान कमाई का जरिया बन गया। चौथी स्ट्रीम है एफिलिएट मार्केटिंग, जहां वो उन उत्पादों और सेवाओं को प्रमोट करती हैं जिन्हें वो खुद इस्तेमाल करती हैं और उनके जरिए कमीशन कमाती हैं। पांचवी इनकम सोर्स है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, जिससे उन्हें डिविडेंड और लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के जरिए पैसिव इनकम मिलती है। आखिरी और छठी स्ट्रीम है फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग, जिसमें वो ओकेजनल प्रोजेक्ट्स या फाइनेंस कंसल्टिंग करके कमाई करती हैं। रेचल मानती हैं कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना सिर्फ अमीर बनने का रास्ता नहीं, बल्कि खुद को फाइनेंशियल स्ट्रेस से सुरक्षित रखने का तरीका है। शुरुआत भले ही छोटी हो, जैसे वीकेंड्स में फ्रीलांसिंग करना, यूट्यूब चैनल शुरू करना, ब्लॉगिंग करना या कोई ऑनलाइन सर्विस देना, लेकिन समय के साथ ये स्ट्रीम्स आपके लिए आज़ादी और स्थिरता लेकर आएंगी। वो कहती हैं कि पैसिव इनकम कोई रातों रात बनने वाला जादू नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे बनाए गए सिस्टम और धैर्य का परिणाम होता है। अंत में रेचल पाठकों को यही प्रेरणा देती है कि अगर आप अब तक सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर हैं तो आज ही ये सोचना शुरू करें कि आप कौन कौन से अतिरिक्त जरिए बना सकते हैं। आपके पास जो स्किल है, जैसे लेखन, डिजाइनिंग, पढ़ाना या निवेश की समझ, उसे कमाई में बदला जा सकता है। उनका संदेश साफ है, जितनी इनकम स्ट्रीम्स उतनी ज्यादा आजादी, सुरक्षा और मन की शांति। अध्याय 8, माइंडसेट। जब पैसा डर नहीं, खेल बन गया। रेचल रिचर्ड्स इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद जरूरी बात से करती हैं। पैसे से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समझने और सीखने की जरूरत है। बचपन से ही हमें पैसों के बारे में चुप रहना सिखाया जाता है, जैसे ये कोई शर्म की बात हो। हम न तो बचपन में फाइनेंशियल एजुकेशन पाते हैं और न ही बड़े होकर अपनी गलतियों से सीखना आसान होता है। लेकिन रेचल बताती हैं कि अगर हम पैसे को लेकर अपनी सोच बदल दें तो पैसा हमारे लिए एक बोझ नहीं, बल्कि एक खेल बन सकता है। ऐसा खेल जिसे आप जीत सकते हैं, बशर्ते आप उसके नियम समझ लें। वो कहती हैं कि ज्यादातर लोग पैसों को लेकर चिंता, शर्म और असुरक्षा महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं है। लेकिन रेचल के अनुसार कोई भी इस खेल को सीख सकता है, चाहे उसकी पढ़ाई, जॉब या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उन्होंने खुद बहुत गलतियां की, बेवजह खर्च किया, डेप्ट में गईं और बिना बजट के जिंदगी चलाई। लेकिन उन्होंने उन गलतियों को सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना, क्योंकि उन्हीं ने उन्हें सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है। रेचल का मानना है कि गलतियां करना कोई पाप नहीं है, लेकिन उनसे सीखना ही असली सफलता की शुरुआत है। जब आप पैसे को गिल्ट या शेम से नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी और कंट्रोल से देखते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल खुद को मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं। वो कहती हैं कि अगर आप पैसे से डरेंगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर आप उसे समझ लेंगे तो आप उसे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। इस माइंडसेट को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे जरूरी कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर।
रेचल कहती हैं, पैसे की सही समझ से न सिर्फ बैंक बैलेंस बदलता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और एक बार जब पैसा आपके लिए काम करने लगता है, तो जिंदगी हल्की और मज़ेदार लगने लगती है। अंत में रेचल हमें याद दिलाती हैं कि पैसा कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक टूल है जो आपकी आज़ादी, सुरक्षा और सपनों को पूरा करने में मदद करता है। पैसा तब तक डरावना लगता है जब तक हम उससे भागते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसका सामना करते हैं, उसे समझते हैं और उसे अपने अनुसार चलाना सीखते हैं, वो डर खत्म हो जाता है और पैसा एक मज़ेदार खेल बन जाता है। वो हमें प्रेरणा देती है कि हम सब अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, आज से, अभी से। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की यात्रा, एक ऐसी किताब के साथ जिसने सिर्फ फाइनेंस नहीं, जिंदगी को समझाने का तरीका बदल दिया। मनी हनी कोई भारी भरकम फाइनेंशियल किताब नहीं है, बल्कि ये एक दोस्त की तरह आपको सिखाती है कि पैसा कैसे डर नहीं, समझदारी से खेला जाने वाला एक खेल है। रेचल रिचर्ड्स हमें बताती हैं कि सही बजट, सही सोच और सही फैसलों के साथ हम सब अपने पैसों के मालिक बन सकते हैं, न कि उनके गुलाम। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी हर महीने का इंतजार करते हुए अपनी सैलरी के पीछे दौड़ते रहेंगे, या फिर आप भी अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करके उसे अपने लिए काम पर लगाएंगे? इस वीडियो से हमने सीखा कि पैसा जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है उसे समझना, उसे सिखाना और खुद उस पर नियंत्रण पाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइए कि इस वीडियो की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और हां, अगर आप भी अपने जीवन में पैसे की समझ, स्मार्ट वेल्थ और आज़ादी की ओर एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त किताब के साथ जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। याद रखिए, समझदार लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वे पैसे को अपने पीछे दौड़ाना सीख जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पैसा कमाइए, बचाइए और बढ़ाइए, लेकिन डर के नहीं, समझदारी से। धन्यवाद।